बच्चों क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर का नाम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड क्यों रखा गया है, यानी गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र क्यों रखा गया है। इसके बाद बच्चों हम आपको बताएंगे कि वायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। वायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी परिमित लंबाई के चालक के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला भी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र क्यों रखा गया है। बच्चों आपको बता दें, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने करंट कैरिंग वायर लिया और इसमें करंट इन्होंने प्रवाहित किया। क्या किया बच्चों, इन्होंने इसमें करंट प्रवाहित किया और यहाँ पर इन्होंने चार्ज रखा, पॉइंट चार्ज, रुकी पोजीशन में पॉइंट चार्ज रख दिया। इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं था, कोई फोर्स नहीं था। लेकिन बच्चों इन्होंने क्या किया, जैसे ही इसको स्पीड दी, जैसे ही इसको स्पीड दी, तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो चार्ज था बच्चों इस टाइप से घूम गया, यानी डेविएट हो गया। बच्चों जब ये चार्ज रुकी हुई पोजीशन में था तो उसके ऊपर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही इस चार्ज को स्पीड दी तो इन्होंने क्या देखा कि ये चार्ज घूम गया। चौंक गए साइंटिस्ट साहब, बोले ये कैसे हो गया। यानी जब ये चार्ज रुकी वाली पोजीशन में था तब तो इसके ऊपर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही गतिशील अवस्था में हुआ इसके ऊपर फोर्स वर्क करने लगा। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसा फोर्स वर्क करता है, वो इस चीज के मतलब इस बात के वेट में रहता है, मतलब इस चीज का इंतजार करता रहता है कि ये कब ये चार्ज चले और हम एक्टिव हो जाएं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो फोर्स वर्क करती है बिल्कुल अलग टाइप की फोर्स है, वो तभी एक्टिव हो जाती है जब वो चार्ज गतिशील अवस्था में हो जाता है। तो ये सोचने लगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं हो सकती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स गतिशील अवस्था में कोई चार्ज हो या रेस्ट वाली पोजीशन में हो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, हमेशा लगेगा, चाहे गतिशील अवस्था में हो चाहे रेस्ट वाली पोजीशन में हो। लेकिन यहाँ पर एक नई टाइप की फोर्स है, वो ये तभी वर्क करती है जब चार्ज गतिशील अवस्था में हो जाता है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया और बाद में निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर एक ऐसी फोर्स है जो गतिशील अवस्था में वर्क करती है और इसका नाम रख दिया इन्होंने मैग्नेटिक फोर्स, यानी चुंबकीय बल बच्चों। और इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि इसका मतलब ये है कि जब किसी करंट कैरिंग वायर में का नाम करंट प्रवाहित किया जाता है तो वो उसके चारों तरफ क्या फील्ड मतलब बच्चों जनरेट होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी करंट कैरिंग वायर में करंट प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगता है, यानी चुंबकीय बल उत्पन्न होने लगता है और तभी बच्चों उस पर मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है। तो याद रखना, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबकीय क्षेत्र ये तभी, यानी मैग्नेटिक फील्ड ये तभी बच्चों जनरेट होता है जब आवेश कैसा हो, गतिमान हो। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी मूविंग चार्ज यानी आवेश गतिमान हो, गतिशील अवस्था में हो। तो याद रखना बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों हमेशा तभी वर्क करता है जब कोई चार्ज गतिशील अवस्था में होता है। रुकी वाली पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वर्क नहीं करता है, आप इस बात को याद रखना। ठीक, जब कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल एक्टिव नहीं होगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा। बोलेगा हम भाई रुकी वाली पोजीशन में हम वर्क नहीं करेंगे, जब आप चलो हम फटाक से एक्टिव हो जाएंगे आपके ऊपर। अच्छा, कहानी आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आप बात करते हैं वायो-सेवर्ट लॉ। ठीक बच्चों, वायो-सेवर्ट लॉ इसको मिटा दें, इसके बाद हेडिंग लगाएंगे वायो-सेवर्ट लॉ। वायो-सेवर्ट का नियम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत कहानी दिलचस्प होने वाली है इस चैप्टर, ये ध्यान से देखना। जैसा कि हम आपको अभी भी बता चुके हैं, जब किसी करंट कैरिंग वायर में करंट प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो ऐसे ही इसी के संबंध में एक वायो-सेवर्ट ने बच्चों नियम दिया, क्या जरा ध्यान से सुनना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया, ठीक, और इसमें करंट प्रवाहित किया बच्चों आगे। और आप भी सोच रहे होंगे, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये हमने जो करंट कैरिंग वायर लिया, हमें नहीं मतलब वायो-सेवर्ट ने, उसमें करंट प्रवाहित किया, तो इसका मतलब इसका नाम करंट प्रवाहित करने से इसके इधर उधर कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा। तो हम ये देखेंगे कि किसी भी चालक के अल्पांश के कारण मतलब किसी भी एक निश्चित दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है।
बायोसेवर्टर भाई साहब ने यही बताया था बच्चों। तो हमने क्या किया, ये बहुत लंबा वायर है, लेकिन हमने क्या किया, इसकी बहुत अल्प लंबाई ली dl, ठीक। और बच्चों इसी पर हम विचार करेंगे और इसी की वजह से हम मतलब निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ से मतलब इस अल्पांश dl से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया P, और जिस पे हमें फाइंड करना है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। क्या बच्चों फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, और हमने ये एंगल मान लिया थीटा। अब बच्चों देखिए, एक तो चीज बायोसेवर्ट भी बताते हैं और हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, ये बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट हो रहा है कि जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस पर निर्भर करेगा, कैसे कैसे निर्भर करेगा। देखिए बच्चों, अगर हम मतलब करंट की माप किसी भी कंडक्टर में अगर करंट की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, पता उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं बनेगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड तभी बनता है जब किसी करंट कैरिंग वायर में हम करंट प्रवाहित करें। अगर हम बहुत ज्यादा करंट बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जो बच्चों होता है वो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद अगर हम किसी वायर की लंबाई को बढ़ा दें, कोई कंडक्टर की लंबाई को बढ़ाते चले जाएं, भाई 100 मीटर वायर ले लें या 200 मीटर वायर ले लें, तो उतना ज़्यादा उसमें करंट जाएगा। इसका मतलब का नाम वायर की यानी कंडक्टर की लेंथ के भी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। भाई अगर एक प्रोपोर्शनल चिन्ह प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती बच्चों कब यूज होता है, जब एक साइड बढ़ने से अगर दूसरी साइड बढ़े। यहाँ पर अगर हम मतलब वायर की लेंथ को बढ़ाते चले जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा बनेगा। तो ये तो कभी बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन बच्चों ये जो डिस्टेंस है यार, इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी रिवर्सली प्रोपोर्शनल का नाम होगा। तो ऐसा क्यों बच्चों होगा, रिवर्स प्रोपोर्शनल क्यों होगा बच्चों? क्योंकि जरा ध्यान से देखना, अगर हम ये वाला जो पॉइंट P है बहुत दूर ले जाएं तो दूर ले जाने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा कम हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा कम हो जाएगी। अगर हम इस पॉइंट को ज्यादा इसके करीब लाएं वायर के तो मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो का नाम डिस्टेंस के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और अगर हम डिस्टेंस घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। भाई महसूस नहीं हो रहा है आपको? देखो ना, अगर हम मतलब ये वाला का नाम वायर है और इससे हमने इतनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड लिया, और फर्ज करो ये 1 मीटर दूरी है मान लो, और हम 10 मीटर दूरी पर ले लें कोई बिंदु, क्या वहां पर इसका इफेक्ट उतना ही जाएगा इतना 1 मीटर पर? नहीं, वो तो भाई ये कोई वैसी थोड़ी अगरबत्ती की महक थोड़ी है चली जाएगी पूरी कमरे में कोई खुशबू थोड़ी है जो पूरी कमरे में चली जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड dV करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती, उसके बाद अल्पांश dl उसके भी मतलब प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हम जितना ज्यादा चालक की लंबाई लेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्योंकि अनुक्रमानुपाती बच्चों वहां पर यूज होता है जहां पर एक साइड बढ़ने से दूसरी साइड बढ़े। बस आप ये याद रखना। अगर नहीं समझ रहे हैं, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप ये नहीं जानते कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती बच्चों कब यूज किए जाते हैं। आपको बता दें, जैसे अगर मान लो ये कोई पुत्र है और ये पिता है, ठीक। अब बच्चों एक चीज देखना, या मान लो इधर पिता करते हैं, ये पिता है और ये पुत्र है, ठीक। पिता बच्चों मान लो हैं का नाम 25 वर्ष के। कितने वर्ष के बच्चों? 25 वर्ष के। तब पुत्र है बच्चों 5 वर्ष का। यानी जब पिता 20 वर्ष के थे तो पुत्र पैदा होता है। बच्चों 5 वर्ष बाद पिता कितने हो जाएंगे? 5 वर्ष बाद पिता कितने हो जाएंगे? 30 वर्ष के। क्या होता है, पुत्र बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? भाई पुत्र भी बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी पिता की एज बढ़ती चली जाए पुत्र बस उतना ही रहे, ऐसा नहीं, पुत्र भी बढ़ेगा। पुत्र हो जाएगा 10 वर्ष का, 5 वर्ष इसमें भी इंक्रीज होगा। अगर हम 5 वर्ष इसमें और बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 35 वर्ष। बच्चों ये कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। तो जो एक चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर पिता की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे पुत्र की एज बढ़ती जाती है।
यहाँ पर एक ऐसा मतलब जो सिस्टम चल रहा है कि ना चाहने के बावजूद भी हम अगर कोई पिता ना चाहे कि हम बढ़ जाएं पुत्र ना बढ़े तो नहीं होगा ऐसा। यहाँ पर बच्चों ना चाहने के बावजूद भी पुत्र की एज बढ़ रही है, तो जब एक साइड बढ़ने से अगर दूसरी साइड बढ़े तो हमेशा बच्चों वहां पर अनुक्रमानुपाती यूज होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसका मतलब पिता की एज पुत्र के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी पिता बढ़ रहा है तो पुत्र भी बढ़ेगा। तो आप समझ गए होंगे, कहानी बहुत अच्छी है। तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए, करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, चालक की लेंथ बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। लेकिन चालक की लेंथ और बिंदु पी के मिलाने वाली रेखा के बीच का जो एंगल है उसकी साइन के अनुपाती भी होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये बात और याद रखना बच्चों, यानी डीवी प्रोपोर्शनल साइन थीटा हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, इसे हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो डिस्टेंस के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो यानी डीवी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डिस्टेंस के वर्ग के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने का, इनको मिला देंगे बच्चों। जब हम इनको मिला देंगे तो देखिए मतलब किसके किसके हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करना है, आई के डीएल के साइन थीटा, तो हम लिखेंगे डीवी प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, करंट के हमने रिवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। अब बच्चों अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शन चिन्ह हटाएंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मात्र बच्चों इसका रहेगा टेस्ला, क्या रहेगा, टेस्ला। ठीक, जहां बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, एक कांस्टेंट है। ठीक बच्चों, इसकी वैल्यू होती है, याद रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर, टकला मीटर पर एम्पियर, टकला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर याद रखना। अब बच्चों अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि वायर-सेवर्ट का नियम वेक्टर फॉर्म में कैसा होगा, वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाया, तो बच्चों आप कैसे लिखेंगे समझना जरा ध्यान से। अगर इसके नियम को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसको बच्चों मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, वेक्टर फॉर्म में बच्चों कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म, ठीक, क्या लिखेंगे, डीवी, वेक्टर डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर आर इनटू वेक्टर डीएल अपॉन आर क्यूब टेस्ला, शॉर्ट में जितना टी लिख दो। ठीक, ये वेक्टर फॉर्म होता है बच्चों, याद रखना। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा, बच्चों फार्मूला होता है, याद रखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जब अगर क्रॉस उड़ा हो तो बनता है ए बी साइन थीटा। क्या बनता है बच्चों, क्रॉस में साइन आता है। अब बच्चों अगर मैं इसे दोबारा सिंपलीफाई करूं, अगर ये आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ सही है। देखो बच्चों जरा ध्यान से देखना, अगर हम इसे सिंपलीफाई करें मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें, मतलब इसी को अगर ऐसा बना दें तो आप समझ जाएंगे ना। आपको इस टाइम ये नया नया लग रहा है। देखिए ए बी, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमने लिख दिया ए बी साइन थीटा। दूसरी टाइप से बच्चों हम यहाँ लिख देंगे वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी, तो हम लिख देंगे आर डीएल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। बच्चों आर क्यूब, अगर आर क्यूब को बच्चों हम ऐसा लिखते हैं आर इंटू आर स्क्वायर, कोई डाउट नहीं, आर से आर कट गया बच्चों। देखिए फिर वही चीज आ गई है ना। तो आप समझ गए होंगे कि हाँ भाई वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक बच्चों, तो याद रखना, हमने ये समझाने के लिए आपको लिखा। एनी वायर-सेवर्ट के नियम को वेक्टर फॉर्म में बच्चों ऐसे लिखा जाएगा। इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जो होता है वो का नाम डिस्टेंस आर के परपेंडिकुलर होता है और डीएल के भी परपेंडिकुलर होता है। हर चीज में म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट एक चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। तो जो अब आपसे बात करते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है परिमित लंबाई के चालक के कारण मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में आने के इसके 100% चांस है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कहता है परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का नियमन। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, हमने यहाँ पर एक वायर लिया, इसका नाम है AB यानी कंडक्टर AB। इसमें बच्चों करंट I हमने प्रोवाइड किया। ठीक बच्चों, हमने क्या किया, हाँ इस तार से, तार के किसी भी बिंदु से हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया Q, और इस बिंदु से इस मान a दूरी पर हमने यहाँ पर हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, हम जिसे हमने नाम दिया जाए बिंदु P, यानी बिंदु P पर बच्चों हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र B। ठीक बच्चों, तो तार हमने मान लिया, तार का जो B सिरा है बिंदु P से एंगल बना रहा है बच्चों φ1, कितना बच्चों φ1, और ये सिरा है, ये वाला सिरा है, ये बच्चों हमने मान लिया कि एंगल बना रहा है φ2। बच्चों ये वाला एंगल हम यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक, क्या बच्चों एंगल बना रहा है φ2। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर पहले हम हालांकि हम चाहते हैं पूरे बार के लिए मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हम सबसे पहले विचार करेंगे किसी अल्पांश बहुत कम लंबाई पर। हमने बच्चों ये लंबाई मान ली है D। ठीक बच्चों, सबसे पहले हम इसी पर विचार करेंगे कि इसकी वजह से कितना निकल गया है। जरा ध्यान से देखना बच्चों, हमने क्या किया, इसके लिए इस टाइप से दूरी मान लिया बच्चों R। क्या मान लिया बच्चों R, और इसे हमने इस टाइप से मिला दिया। ठीक, इस पर बच्चों हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इस टाइप से, इसे हमने नाम दिया CD, अल्पांश का नाम CD, और इसे हमने नाम दे दिया E। बच्चों अगर हमने ये एंगल φ1 माना, ठीक, और इसको हम कह देंगे, क्योंकि बच्चों इसको हम कहेंगे D5, इसके सामने का एंगल बच्चों हमने क्या कह दिया D5, जगह बहुत कम है बच्चों, यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, और इसको बच्चों हमने कह दिया फाई। क्या कह दिया बच्चों फाई। ठीक, और इस वाले एंगल को हमने कह दिया है थीटा बच्चों, क्योंकि बायोसेवर्ट का नियम क्या कहता है, भाई एक वायर होना चाहिए और एक अल्पांश ले लिया हमने, समझ लो। ठीक, यहाँ पर एक एंगल थीटा लिया, यही तो है, सेम यही मतलब सिस्टम यहाँ पर शो हो रहा है। एक अल्पांश DL है, और जो मतलब जिससे बिंदु P की दूरी हमने क्या मान ली बच्चों R मान ली है। तो सबसे पहले बच्चों अल्पांश अगर DL पर बायोसेवर्ट का नियम लगाएं तो यहाँ पर लिख देंगे अल्पांश DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का हम D भी मान लें, चुंबकीय क्षेत्र बच्चों क्या रहेगा DB, क्या होना रहेगा μ0/4 पाई IDL sin θ/r², यही तो रहेगा बच्चों। अब एक चीज बच्चों ध्यान से देखना, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ठीक, एक आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ये वाला 90 है एंगल। ठीक, समकोण त्रिभुज दिख रहा है डायग्राम में CDE, ये वाला एंगल अगर 90, तो अगर हम इसमें लिखें sin θ, तो आप sin θ अगर हमने लिया तो लंब क्या रहेगा बच्चों D, क्योंकि इसके सामने लंब क्या रहेगा D है ना, थीटा के सामने लंब DE, और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बच्चों क्या रहेगा CD। अगर बच्चों हम यहाँ से D की वैल्यू निकालूं तो ये बनेगा CD sin θ, और CD बच्चों डायग्राम में कितनी वैल्यू शो हो रही है DL, तो ये बन गया DL sin θ। क्लियर, इसे बच्चों इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अब बच्चों यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर फिर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना DEP, इसको हमने बच्चों P पॉइंट नाम दिया था DEP, और बच्चों इसमें एंगल बन रहा है इस वाले DEP ट्रायंगल DEP, इसमें बच्चों एंगल बन रहा है D5। क्या बन रहा है बच्चों
डी फाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज डी ई पी में कोण डी फाई बहुत छोटा है जो रेडियन में मापा जाएगा। किसमें बच्चों? रेडियन में मापा जाएगा। इसका मतलब बच्चों यह है कि डी फाई के बराबर हम लिख सकते हैं साइन डी फाई। ठीक, आपने ऐसा पढ़ा होगा बच्चों। अगर यहाँ पर हम साइन लगाएं तो ये वाला एंगल डी फाई है, 90 एंगल है, तो इसके सामने क्या बन जाएगा? इसके सामने, जस्ट इसके सामने बच्चों बनेगा ये एंगल। हम यहाँ पर समझो लिख दें जाएगा कमेंट, चलो यहाँ से हमने मिटा दिया डी फाई। तो इसके आगे बच्चों लंब क्या रहेगा? डी, यानी फिर रहेगा लंब डी, और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज बच्चों क्या रहेगा? 90 है ना, तो 90 के सामने ये आर, ये कर्ण रहेगा, तो अपन आर आ जाएगा बच्चों। इसे हम ऐसे लिख दें डी फाई इक्वल टू डी ई अपॉन आर। तो बच्चों अगर हम यहाँ से डी की वैल्यू निकालूं तो ये निकल के आएगा आर इधर, मतलब डी इधर आएगा, आर टू में जाएगा, तो ये आर डी फाई। अगर हम इसे डाल दें क्वेश्चन नंबर 3। अब जो अगर हम लिखें समीकरण 2/3 से, तो आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की कैसी है बच्चों? सेम है। इसका मतलब राइट साइड सेम होगी, यानी बच्चों हम लिख सकते हैं dx sin थीटा इक्वल टू r d फाई। dx sin थीटा इक्वल टू r d फाई। और ये वैल्यू बच्चों हम पुट कर दें समीकरण 1 में रखने पर। तो सबसे पहले बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो समीकरण 1 हमारा था dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डीएल साइन थीटा की जगह पर पुट हो जाएगा आर डी फाई। बच्चों क्या हो जाएगा? आर डी फाई। बच्चों आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर स्क्वायर। और जो एक चीज देखना है, हम यहाँ पर ट्राइंगल ये वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों फार्मूले में, भाई फार्मूला क्या कहता है? किसी भी परिमित लंबाई के चालक के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो मैग्नेटिक फील्ड में परिमित लंबाई से हमने किस डिस्टेंस पर हम बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना चाहते हैं? ए डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर बच्चों? ए डिस्टेंस पर हम फाइंड करना चाहते हैं, है ना? तो हमारा जो फाइनली जो फार्मूला निकल के आएगा उसमें ए होना चाहिए। याद रखना, ए होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस हमने एक्चुअली में क्या मानी है? ए मानी है बच्चों। तो जो भी हमारा मतलब फार्मूला निकल के आएगा उस फार्मूले में ओनली ए होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल लेंगे बच्चों, ये वाला। ठीक, ये वाला हम ट्राइंगल लेंगे और इसमें हम ऐसी क्या चीज ले, मतलब साइन ले, और यहाँ पर ये 90 है। अगर बच्चों हम यहाँ पर साइन ले रहा है तो जरा ध्यान से देखिए, देखिए बच्चों यहाँ से आर ये कट चुका है। ठीक, सॉरी ध्यान देना, आर कट चुका है दोस्तों। यहाँ पर हमें आर गायब करना है, याद रखना आर गायब करना है। तो अगर यहाँ पर हम साइन ले लें, तो अगर हम यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण बच्चों। ये 90 तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, सॉरी बच्चों ये थीटा है, ये फाई है बच्चों, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, डी क्यू लंब हो जाएगा। ठीक, ये 90 है तो 90 के सामने बच्चों आर हाइपोटेन्यूज से कर्ण हो जाएगा। तो डी क्यू तो बच्चों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ये चाहिए ना, तो इसका मतलब बच्चों कास लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? समकोण त्रिभुज। हम यहाँ पर शो करते हैं बच्चों साइड में, फिर यहाँ पर पुट कर रहे हैं, फिर ध्यान से देखना बच्चों। समकोण त्रिभुज डी क्यू बी में, ठीक बच्चों, कास फाई का एंगल बन रहा है। क्या हो जाएगा? कास फाई आधार बटे कर्ण। आधार बच्चों क्या रहेगा? ए, कर्ण क्या रहेगा? आर। यानी बच्चों अगर हम आर बराबर निकालें तो आर इधर आएगा ना, और आर इधर बच्चों आएगा, और ए का कास फाई नीचे जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बटे कास फाई, ए बटे बच्चों कास फाई। अब इस चीज ये वैल्यू बच्चों हम यहाँ पर पुट करेंगे।
आर की जगह पर बच्चों हम पुट कर देंगे ए बटे cos फाई। तो ऐसी स्थिति में बच्चों cos फाई ऊपर जाएगा तो ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई cos फाई इंटू डी पाई अपॉन ए। बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया है ये एक अल्फा डीएल के कारण आया, हमें चाहिए टोटल वायर के कारण। तो हम अगर यहाँ पर मतलब नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो हम क्या करेंगे, इस पर इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो बच्चों अगर हम लिख देंगे इसलिए बी नेट यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चों हम क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो बच्चों इंटीग्रेशन जैसे ही हमने लगाया तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos फाई अपॉन ए इंटू डी पाई। बच्चों लिमिट हमारी रहेगी फाई 1 से फाई 2 और नीचे वाले बच्चों निगेटिव रहेगी, ऊपर वाली पॉजिटिव में ध्यान रखना, फाई 1 से फाई 2। बच्चों हम इसे थोड़ा मिटा दें, जगह बहुत कम है भाई। अब बच्चों आपको बता दें इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशियल उनकी एक खास हैबिट है। ये लोग उन्हीं लोगों का इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब उन्हीं चीज़ों का इंटीग्रेशन करते हैं जो वेरिएबल होती हैं, जो मतलब चर टाइप की अपना मान चेंज करती है। लेकिन जैसे जो चीज़ें मतलब का नाम चेंज नहीं होती हैं उनका ये इंटीग्रेशन नहीं करते। या दूसरे शब्दों में कहें कि ये उन्हीं लोगों का इंटीग्रेशन करते हैं जो बच्चों धोखेबाज होते हैं, जो वादा करके तोड़ देते हैं, वादा करके तोड़ देते हैं यानी किया हुआ वादा नहीं निभाते हैं। तो ऐसे लोगों के आगे आप इंटीग्रेशन लगा दिया करना, वो लाइन पे आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे भैया कौन लोग वादा तोड़ रहे हैं। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक। करंट कांस्टेंट है इसमें, ये डिस्टेंस बच्चों ये भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज होगी सेम रहेगी ना, लेकिन जो cos फाई ये वेरिएबल है। तो यहाँ पर कौन कौन बाहर आएगा, कांस्टेंट लोगों से ये कहेगा भाई बाहर जाओ, तुमसे मुझे नहीं, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ उनसे मतलब है, किनसे बच्चों, जो धोखेबाज हैं, जो धोखेबाज हैं। तो बच्चों किन्हें किन्हें बाहर निकालें, म्यू नॉट थोड़ा बढ़ा के लिखें, किन्हें किन्हें बच्चों बाहर निकालें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, आई बटा ए, इसको हमने बाहर निकाल लिया। और धोखेबाजों से कहा तुम भाई अंदर रहो, धोखेबाजों से क्या कहा तुम अंदर रहो, तुम्हें तो इंटीग्रेशन ही लाइन पे करेगा, तुम्हें तो इंटीग्रेशन ही लाइन पे करेगा। अब तो बच्चों याद रखना कारण cos फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, क्या बच्चों होता है साइन फाई, ठीक। लिमिट है -फाई 1 से फाई 2। फार्मूला होता है बच्चों याद रखना cos फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, ठीक। तो बच्चों पहले कौन सी लिमिट रखी जाएगी, अपर लिमिट, कौन सी बच्चों लिमिट, अपर लिमिट यानी साइन फाई 2 माइनस, फिर चिन्ह माइनस लगेगा -फाई 1, ठीक बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ठीक। अब बच्चों अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फाई 1 आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसे ऐसे लिख दूं बी नेट इक्वल टू का नाम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक। मात्रा को चलाएगा टेस्ला, फार्मूला प्रूफ हो गया। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, अगर वायर अनंत लंबाई का हो, मतलब वायर बहुत ज्यादा लंबा हो, तो वायर बच्चों अगर मतलब कंडक्टर बहुत ज्यादा लंबा है तो फाई 1 और फाई 2 90 हो जाएंगे, याद रखना बच्चों। यहाँ पर आप लिख देंगे एक बार नोट करके, यदि चालक धारावाही चालक अनंत लंबा हो, अनंत लंबाई का हो, तब बच्चों फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, कितना बच्चों हो जाएगा 90 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखना आंसर क्या निकल के आएगा। अगर बच्चों हम इससे बड़ा हटा दें तो ये बच्चों आंसर निकल के आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए
90 प्लस साइन 90, साइन 1 प्लस 190 वैल्यू 1 होती है बच्चों, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए टेस्ला यूनिट। तो जो अगर वायर अनंत लंबाई का है तो ये फार्मूला बनेगा, ठीक, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए, और अगर परिमित लंबाई का है तो ये फार्मूला बनेगा। तो जो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।